इट इज स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे थे तभी कहा था कि स्पर्मेटोजोआ कह लीजिएगा या स्पर्म कह लीजिएगा, दोनों एक ही बात है। अब इसमें पहला शब्द जो आपको लिखना है एंड दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये कोई कठिन थोड़ी ना भैया, आंख से नहीं दिखाई देता है, हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, तो दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और कोई मतलब भी नहीं है इसे समझने का। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया कितना छोटा या कितना बड़ा होता है, तो सिर्फ सुन लीजिए, याद मत करिएगा। जो सामान्य स्पर्म है ह्यूमन का, वो तकरीबन 50 माइक्रोन से लेकर 65 माइक्रोन तक होता है। तो वेरी लेस, इसी वजह से नेकेड आई से नहीं। तो आपके लिए कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ ये माइक्रोस्कोपिक आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है तो मैंने सोचा बता दूं, ऐसा ना हो बैक्टीरिया समझ में, वो भी माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। फिर दूसरा शब्द है कि अगर हम स्पर्म को देखें तो स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं। स्पर्म में 4 पार्ट्स, और चारों पार्ट को हम लोग एक एक करके समझेंगे। जैसे पहला पार्ट देखा जाए टिपिकली, एंड दैट इज हेड। दूसरा पार्ट कहलाता है नेक। तीसरा पार्ट कहलाता है मिडिल पीस, मिडिल पीस। और चौथा पार्ट कहलाता है टेल। लेकिन फिर भी हम लोग जब बोल चाल में बोलते हैं तो कह देते हैं टेल्ड स्पर्म। वो टेल अलग से बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब हम स्पर्मेटिड से स्पर्म बना रहे थे तो जो टिपिकल चेंज आया वो टेल, एंड दैट प्रोवाइड द मोटिलिटी। तो जब हम टेल्ड स्पर्म बोलते हैं, इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि जिसमें सिर्फ टेल है, इसमें 3 अन्य चीजें भी पाई जाती हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब मैं जरा 2 मिनट दीजिए, मैं अपने डायग्राम को पहले प्रिंट कर लूं, फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करें। जैसे सबसे पहले हम आपको न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे, ये हमारा न्यूक्लियस है। शेप आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। शेप अगर न्यूक्लियस का आप देखेंगे तो ये इलॉन्गेटेड होता है, थोड़ा लंबा सा होता है इस तरह का। इसकी भी संरचना इस शेप में क्यों हुई है उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। फिर एकदम टिप पर अगर देखें आप, इस जगह पर, इसके ऊपर जहां आपके पास ये न्यूक्लियस रखा है, एक छोटी सी टोपी जैसा कुछ रखा होता है। ऐसे बड़ा पॉपुलर नाम है, गलती की संभावना ना के बराबर। यही 2 पार्ट आपके हेड। फिर उसके नीचे आके देखेंगे तो मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ, और ऐसे टी शेप का कोई स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसे हम आगे चल के नाम देंगे सेंट्रियोल। ये देखना चाहिए कलर, आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद जो टी शेप का स्ट्रक्चर बना है, इसी से एक ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर निकाल लीजिएगा। ये टेल नहीं है, इसको हम लोग आगे नाम देंगे एक्सियल फिलामेंट। और फिर यहाँ पर अब ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया कई सारे होते हैं, लेकिन यूजुअली वो धागे के फॉर्म में आ जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे। अब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दूं ताकि ये टिपिकल स्पर्म जैसा दिखने लगे। ये हेड का पार्ट हो गया। फिर जो लाल वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये नेक वाला पार्ट है, एंड देन दिस इज द मिडिल पीस। जहां तक हरा वाला हिस्सा जा रहा है, यही मिडिल पीस है। इसके बाद का हिस्सा भी हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन दैट इज द टेल। आप टिपिकली देखोगे अपने स्तर पे पढ़ने के लिए तो स्पर्म इज लाइक दिस, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इसी के बारे में आपने कहा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब चारों पार्ट हम देख पाएंगे कहां से कहां तक है। तो ये वाला हिस्सा जहां तक आपको ये ब्लैक कलर से दिख रहा होगा, तो ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा पार्ट ये वाला हिस्सा हेड है। दूसरा हिस्सा ये देखिए, जिसको आप टी शेप में देख पा रहे हो, इतने हिस्से को। आपकी किताब में जो डायग्राम बना है उसमें टी शेप वाला स्ट्रक्चर बहुत स्पष्ट नहीं। अब आप देखोगे तो शायद दिखने लगे, अदरवाइज उतना साफ नहीं। और इस हिस्से को हम लोग गर्दन कहते हैं।
गर्दन तो छोटी ही होनी चाहिए, कोई जिराफ थोड़ी ना। फिर ये जहां तक ग्रीन पेन वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इट इज नोन एज मिडिल पीस, मिडिल पीस। एंड द लास्ट ये वाला पार्ट जिसका थोड़ा सा हिस्सा साइटोप्लाज्म से कवर है और थोड़ा सा हिस्सा नेकेड है, नीचे वाला पार्ट देखें, एंड दैट इज टिप। तो यही आपका पॉइंट लिखा आपने कि हमारे यहाँ जो स्पर्म होता है उसके 4 हिस्से पाए जाते हैं। हेड पार्ट है, नेक पार्ट है, मिडिल पीस और टिप। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर मैंने देखा है या तो मिडिल पीस लोग हटा देते हैं बोलने में या नेक हटा देते हैं। अब हेड वाले हिस्से में आ जाइए तो हमारे पास 2 नाम है हेड वाले हिस्से में। एक ये वाला हिस्सा जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, दैट इज ए न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस इलॉन्गेटेड होता है, लंबा सा होता है, ये ध्यान रखिए। अब इलॉन्गेटेड होने का फायदा क्या होता है? जैसे जब स्पर्म अंडे में घुसेगा तो जितना इसका चौड़ा हिस्सा होगा तो पेनिट्रेट करने में दिक्कत होगी, जितना नैरो पार्ट होगा, सकरा होगा, वो आसानी से इंटर कर जाएगा। शायद इसलिए जहाज या नाव थोड़े सकरे बनाए जाते हैं ताकि वो हवा पानी को आसानी से चीर सके। यही प्रयोजन ईश्वर का भी रहा हो। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं? सिर्फ डीएनए रखते हैं, हैविंग ओनली डीएनए। क्योंकि जब हम मेटामॉर्फोसिस कर रहे थे यानी इस पर नियोजेनेसिस कर रहे थे तो जो भी अनावश्यक चीजें थी वो हटा देते, क्योंकि उन्हें हमें नहीं चाहिए। शरीर जितना हल्का रहेगा उतना ही अच्छी हम दौड़ लगाएंगे। शरीर भारी रहेगा तो हम कहाँ दौड़ेंगे? और आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कहीं होता होगा, लेकिन हमारा तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो हम इसके अंदर सिर्फ डीएनए रखते हैं। तो पॉइंट ये हुआ कि हेड पार्ट में एक इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस होता है। दूसरा ज्ञान तो आपको है ही है कि दैट इज हैप्लॉइड। ये पहले ही तय कर लिया स्पर्मेटोजोआ में ही क्यों, स्पर्मेटिड या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते तो भी हम हैप्लॉइड ही कहते। तो पहला पॉइंट पूरा हो कि हेड वाले पार्ट में इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसके पास सिर्फ डीएनए। बट इसका कोई सवाल ही नहीं आपको। सवाल तो ये आता है कि इस न्यूक्लियस के ऊपर एक हरे रंग की टोपी रखी, जैसे मेरे इस हेड को आप न्यूक्लियस समझ लें, इसमें इसी के ऊपर बर्थडे वाली कैप लगा दें तो थोड़ी ऐसे पॉइंटेड सी होती है। तो जो बर्थडे वाली कैप है उसकी तुलना उस हरे वाले से करिए। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। इसे कहते हैं एक्रोसोम। एक्रो का मतलब होता है टॉप और सोम मतलब सोमा यानी बॉडी। इस पर में एकदम टॉप पे रखा है, न्यूक्लियस के टॉप पर एक ऐसा स्ट्रक्चर रखा है एक्रोसोम। एक दूसरा पॉइंट है इसमें कि एक्रोसोम आया कहां से? इस सेल में तो नहीं होता एक्रोसोम। तो जो सेल आपके यहाँ स्पर्मियोजेनेसिस हो रही थी, स्पर्मेटिड से जब हम स्पर्मेटोजोआ बना रहे थे तो जो गोल्जी बॉडीज हुआ करती थी वही मॉडिफाई होके एक्रोसोम बना। निहायत महत्वपूर्ण सवाल कि एक्रोसोम्स आर मॉडिफाइड गोल्जी बॉडीज। आपके टेक्स्ट में यही लिखा है। तो पॉइंट होगा इसका कि दैट इज मॉडिफाइड गोल्जी बॉडीज। अब मान लीजिए आपके ऑप्शन में ऐसा हो कि गोल्जी बॉडीज ऑप्शन में ही ना, तो आपका आंसर लाइसोसोम होना चाहिए, क्योंकि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो हमेशा गोल्जी बॉडी से बने होते हैं। आप साइटोलॉजी पढ़ चुके हैं और ये भी आपने पढ़ा होगा कि लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी से बनते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी को भी गला सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो उन्हें कहते हैं लाइटिक एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनकी कैटेगरी का नाम ही होता है हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोलिसिस। तो भैया इसके अंदर भी वही है। तो यहाँ पर आपकी किताब में लिखा है कि एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन आप बढ़िया करते हैं एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ताकि कभी गोल्जी बॉडी की जगह आपको लाइसोसोम चूज करना पड़े तो डरेंगे। तो ये इनके पास क्या है?
हैज, लाइटिक ही लिख दे रहा हूं, चलिए, लाइटिक एंजाइम। तो सवाल है इनके पास एंजाइम की क्या आवश्यकता है? इस एंजाइम की आवश्यकता आपको आज समझ में नहीं आएगी, 1 या 2 लेक्चर के बाद जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तब इसका महत्व है। एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो अंडे की दीवार को तोड़ने में मदद करता है, क्योंकि इस स्पर्म को अंडे में घुसना पड़ेगा, तभी इस स्पर्म का न्यूक्लियस और अंडे का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करेगा और तब आप जाइगोट बना पाओगे। भाई सेल टू सेल फ्यूजन होना है तो न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तभी तो आप उस जाइगोट बना पाओगे। तो ये लाइटिक एंजाइम ईश्वर ने इसीलिए दिए, यस, व्हिच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। बस यही बात आपकी किताब में खत्म हो गई। इनमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, ऐसे लाइटिक या ब्रेकडाउन वाले एंजाइम पाए जाते हैं जो मदद करते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इतना ही पढ़ के काम भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एंजाइम के नाम बता सकता हूं, और वो एंजाइम के नाम अगर आप जान लेंगे तो आगे समझना आसान होगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो बहुत सारे होते हैं, बट आप चाहिए तो 2 याद कर लें। एक का नाम होगा जोनालाइसिन और दूसरे का नाम होगा हाइलोरोनिडेज। ये चॉइस पर है, हाइलोरोनिडेज। ये नाम इतने बढ़िया हैं कि जब आप अंडा पढ़ोगे तो वहां पर एक नाम आएगा जोना पेलुसिडा। तो ये एक ऐसा एंजाइम होगा और जोना पेलुसिडा को तोड़ता होगा, तो भैया का नाम सही है। फिर एक नाम है हाइलोरोनिक एसिड। तो ये हाइलोरोनिडेज जो होते हैं वो हाइलोरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। हाइलोरोनिक एसिड शकल पे मत जाइएगा, पॉलीसेकेराइड है। ये सेल को सेल से जोड़ता है, गोंद है। तो अगर आपके पास कोई सेल है और ऐसे सेल टू सेल अटैच है इस तरह से गोंद की मदद से, तो अगर हम इसका गोंद ही डाइजेस्ट कर दें तो ये सेल्स बिखर जाएंगी कि नहीं बिखर जाएंगी। तो ये बात मैं वहां पर जब समझाऊंगा तो शायद आप उसे रिलेट कर पाए। अदरवाइज टेक्स्ट तो इतनी ही कह रही है कि एक्रोसोम गोल्जी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन है, इसमें कुछ लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। तो अब ये नाम रहेगा आपके पास तो समझ पाएंगे कि कैसे मदद करते हैं। तो हेड वाला पार्ट पूरा हो गया कि हेड में 2 पार्ट हैं। हैप्लॉइड इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस है जिसमें सिर्फ डीएनए होता है। इसके टॉप पर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है एक्रोसोम, and that is the modified Golgi bodies having the certain enzyme which help in fertilization. प्लीज इसके अलावा कुछ और मत पढ़िए, बस इतना ही सिलेबस में है। थोड़ी सी बात इसलिए आपको लग जाती है क्योंकि जब हम में से अब जमाना कुछ ऐसा है कि हम ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। जरा सा कुछ फंसता है तो ऑनलाइन पढ़ने लगते हैं, और ऑनलाइन जब आप देखते हो तो वो सजेस्टेड वीडियोस के फॉर्म में भी कई सारे वीडियो आ जाते हैं। जैसी चीजें आप ढूंढते हैं तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो कई ऑनलाइन वीडियोस में और डिटेल में दिया, तो क्यूरियोसिटी तो बढ़ ही जाती है, लगता है समझ में। सर आवश्यकता नहीं है, ये अपने टीचर पे छोड़ दीजिए कितना एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, आप मत डरिए। जितना एक्स्ट्रा पढ़ना है वहां तक हम ले जा रहे हैं, 1-1 या 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़, लेकिन आप पूरी कथा नहीं पढ़ने, पूरा इस पर में थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, फिर हेड पूरा होगी। अब सर नेक वाला हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है और मोस्ट इग्नोर्ड पोर्शन ऑफ एनसीईआरटी। नेक में आपके पास ये जो 2 कलर हमने बना रखे हैं दैट इज सेंट्रियोल, और आपको साइकोलॉजी में बताया गया होगा कि सेंट्रियोल्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिवीजन। सेंट्रियोल है तो डिवीजन हो सकता है। तो आपके स्पर्म के नेक वाले हिस्से में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के राइट है। यही बात इतनी लिखी गई और लिख के एनसीईआरटी निकल ली। तो हम दोनों के नाम बताते चलिए। सर ये वाला जो है सेंट्रियोल रेड जो ऊपर बना है टी जैसा फ्लैट, इसको एक को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है तो हम प्रॉक्सिमल कह देंगे। और दूसरा वाला कहलाएगा डिस्टल सेंट्रियोल।
तो हमारे पास दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। दिस हम दोनों का काम भी बताएंगे, भले किताब में ना लिखा। सर ये जो प्रॉक्सिमल से, हाँ एक और चीज, अगर हम सेंट्रियोल कह रहे हैं तो सर आप अपनी साइटोलॉजी में ये शब्द तो बोलोगे, दैट शोज द 9+0 अरेंजमेंट। यहाँ झगड़ा है इसीलिए मैं इसको लिख जा रहा हूँ कि सेंट्रियोल हमेशा 9+0 पेरिफेरी पर होगा, सेंट्रल में कोई माइक्रोफिलामेंट नहीं होगा। अब दोनों के अपने काम है। इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। सही बात है, लेकिन किसमें? इन जाइगोट। अगर ये स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा अंडे को तो जाइगोट बनेगा, तो उस जाइगोट में डिवीजन होगा तभी तो इतना बड़ा शरीर बनेगा, क्योंकि अंडे के पास सेंट्रियोल नहीं होता। ये भी ध्यान रखें, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन द एग। अब किसी के पास तो सेंट्रियोल हो तब तो जाइगोट डिवाइड करे, तो जब ये स्पर्म यदि फर्टिलाइज कर देगा तो उस जाइगोट में सेल डिवीजन कराएगा। दूसरा, इनकी डिस्टल सेंट्रियोल की बात करें, एंड दैट इज, एक शब्द ऐसी टेक्स्ट बुक लिख देती है, फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट। और ये लाइन बड़ी विवादित हो गई, इसीलिए एनसीईआरटी ने इस शब्द को हटा दिया। सोचा सेंट्रियोल ही मत पढ़ाओ, खाली बता दो नेक में दो सेंट्रियोल हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्योंकि जैसे ही हम लिखते हैं कि डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट बनाती है एंड डिस्टल सेंट्रियोल इज दिस, एक्सियल फिलामेंट इज दिस, तो बच्चे को लगता है इसका मतलब एक्सियल फिलामेंट संपूर्ण रूप से सेंट्रियोल के द्वारा ही बनाया जाता है। ऐसा है, इससे नहीं है। इसको कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा आपको, इस एक्सियल फिलामेंट का आप टीएस काटोगे जो विल गेट दिस। अगर ये 9+2 है तो सेंट्रियोल तो नहीं है ना, सेंट्रियोल इसे बनाने में मदद करता है। 9 वाले जो पेरिफेरल फिलामेंट थे वो तो वही कंटिन्यू कर जाते हैं, दो सेंट्रल वाले फिलामेंट जो होते हैं वो यहाँ पे नए आते हैं। तो हम ये जो लिख देते हैं फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट, यहाँ पे होना चाहिए इस जगह पे हेल्प टू फॉर्म। लेकिन वो पॉपुलर हुआ था जब यहाँ पर क्वेश्चंस में कि एक्सियल फिलामेंट कौन बनाता, तो हम रट मारते थे डिस्टल से, जबकि वास्तव में ये नहीं बनाता, ये बनाता तो यही अरेंजमेंट होता। तो इसने मदद की है, लेकिन वो बोलचाल में ये हेल्प टू शब्द जो है वो गायब। खैर, हमारा नेक वाला हिस्सा पूरा हुआ कि नेक में हमारे पास दो सेंट्रियोल हैं, दोनों ऐसे राइट एंगल पर है। जो न्यूक्लियस के करीब है वो प्रॉक्सिमल, जो दूर है वो डिस्टल। फंक्शन अगर आप मुनासिब समझें तो याद करिएगा कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सेल डिवीजन कराता है कब? जब जाइगोट बनेगा तब, यानी फर्टिलाइज कर ले तब। भैया हर स्पर्म तैयार तो रहता है कि हमें फर्टिलाइजेशन का मौका मिलेगा, अभी तो ईश्वर तय करेगा कि किस स्पर्म को ये मौका मिलता है। डिस्टल वाला सेंट्रियोल सिर्फ विवादित है, लिखा अगर कहीं मिले कि एक्सियल फिलामेंट इसी ने बनाया तो थोड़ा सब्र कर लीजिएगा, इसने नहीं बनाया, इसने एक्सियल फिलामेंट बनाने में मदद की है, और उसका प्रमाण इसीलिए मैं 9+0 और 9+2 लिख के जा रहा। रही बात मिडिल पीस की, वेरी सिंपल और बड़ा पॉपुलर है, किताब में भी लिखा है कि यहाँ जो एक्सियल फिलामेंट आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड दैट शोज द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और जब बहुत छोटी क्लास में आपने विज्ञान पढ़ना शुरू किया होगा तो लिखते थे आप पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि क्रेब्स साइकिल और ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। सबसे ज्यादा एटीपी जो आपके सेल्स में प्रोड्यूस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये ऊर्जा का स्रोत है। तो ये पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कहलाएगा। सेल के नाम पे तो स्पर्म ही है ना, पावर हाउस ऑफ स्पर्म। ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, किस लिए ऊर्जा प्रोड्यूस करता है? टू मोटिलिटी ऑफ टेल, या फिर स्पर्म कह दीजिए। जो टेल में मूवमेंट होना है या स्पर्म में मूवमेंट होना है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। हो सकता है थोड़ा चिंतित हो कि जगह और पढ़ा, प्रोस्टेट ग्लैंड।
तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सटर्नल फैक्टर है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम पाए जाते थे जो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए आवश्यक थे। वो एक्सटर्नल फैक्टर है। इनका अपना इंटरनल फैक्टर है कि सेल के अंदर भी तो ऊर्जा चाहिए, तो उस ऊर्जा का स्रोत ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ना ऑप्शन में दिया हो तो मिडिल पीस कर दीजिए। इस सवाल को लोगों ने कई बार बदल बदल के पूछा है। कहा है कि अगर हम एक सेक्शन काटे टीएस को मिडिल पीस के अलोंग, व्हाट यू विल गेट। जब आप मिडिल पीस के अलोंग काटोगे तो दो मुख्य चीजें दिखाई देंगी, एक्सियल फिलामेंट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर आप नेक रीजन के थ्रू काटोगे तो एक्सियल फिलामेंट नहीं दिखाई देगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई देगा। यू विल गेट ओनली द सेंट्रियोल इन फॉर्म ऑफ 9+0। वो सीधे ना पूछ करके कि मिडिल पीस में क्या पाया जाता, वो सेक्शन काटने लगे। एंड द लास्ट वन इज द टेल, इज नथिंग ओनली द एक्सियल फिलामेंट, जिसका थोड़ा सा पार्ट साइटोप्लाज्म से कवर है और थोड़ा सा नेकेड है। ये जो ग्रीन पेन से, सॉरी ब्लू पेन से बनाया है, इट्स ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस यही टिपिकल स्ट्रक्चर है इसका। तो थ्योरी पे मत जाइएगा, जो हमने इस लफ्ज़ के साथ ही लिख दिया वही बातें पूरी रिपीट कर दे रहा हूं। कहा हमने कि स्पर्म के हमारे पास 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टिप। हेड वाले हिस्से में एक इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। इस न्यूक्लियस के ऊपर टॉप पर एक कोनिकल से स्ट्रक्चर लगा होता है, उसे एक्रोसोम कहते हैं। ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। ना मिले तो लाइसोसोम करिएगा ताकि विश्वास रहे एंजाइम है, एंड दैट एंजाइम हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन। देन नेक वाले हिस्से में हमारे पास 2 सेंट्रियोल हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों के अपने स्पेसिफिक काम हैं। फिर मिडिल पीस वाले हिस्से में आपके पास एक्सियल फिलामेंट बोले तो 9+2 एंड दैट इज रैप्ड बाय ऐसे घुमा हुआ होता है। कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और हमेशा की तरह ये ऊर्जा का स्रोत है। तो पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, एंड दिस पावर हाउस इज वेरी रिस्पांसिबल फॉर मोटिलिटी ऑफ द टेल या स्पर्म कैन। एंड द लास्ट वन द टेल, दैट इज ओनली द एक्सियल फिलामेंट। The some part of the axial filament is surrounded by cytoplasm and some remains naked. Have you got it? स्पर्म तो पढ़ रहे हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस हुई कहां पर? ये वाली प्रक्रिया कहां हुई? Can you see? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। जो आपने पढ़ा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वही तो पढ़ा था। Yes, पॉइंट लिख दूं मैं। स्पर्मेटोजेनेसिस occurs in seminiferous tubule। क्योंकि उस समय हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा कि हम बनाते तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में थे, बनाने के बाद अपना हेड सर्टोली सेल में घुसेड़ देते थे कि भैया खाना दे दो। जब पेट भर जाता था तो उससे अलग हो जाते थे, अलग होते ही हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल छोड़ देते थे। प्रक्रिया स्पर्मिएशन। अब उसके बाद निकल के कहाँ जाओगे आप? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से आगे वासा इफरेंशिएट पूछा जाता है ट्रैक। फिर उससे बाद कहाँ? एपिडाइमिस। अब एपिडाइमिस में थोड़ा समय बिताओगे, क्यों? बिकॉज ऑफ द फंक्शनल मैच्योरेशन। जब पूरी तरह से फंक्शनली मैच्योर हो जाओगे फिर पहुंचोगे कहां? वासा डिफरेंस में, ताकि वहां पर हम स्टोर हो सके। तो वो ट्रैक जरा देखिएगा, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल शॉर्ट में लिखूं मैं, यहां से आगे चलेंगे तो रेटी टेस्टिस, समझ जाएंगे ना जी। फिर रेटी टेस्टिस से आगे चलेंगे तो वासा इफरेंशियल, वासा इफरेंशियल से आगे तो एपिडिडाइमिस, फिर इसके आगे चलें तो वासा डिफरेंस, और थोड़ा और आगे चलें तो इजाग्लूटिका, और आगे चलें तो यूरेथ्रा। यही तो ट्रैक था। ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि आप ये तभी सही कर सकते हैं जब आपको ट्रैक पूरा याद। तो अब यहां से बात करें जो यूरेथ्रा से बाहर निकला, एंड दैट इज सीमेन।
मेल जेनाइटल जो फ्लूइड होता है उसी को हम सीमेन दैट इज नाम दे सकते हैं मेल जेनाइटल फ्लूइड, क्योंकि अकेले स्पर्म नहीं निकलता है। स्पर्म इज ए सेल, तो सेल ऑलवेज रिक्वायर्स अ मीडिया फॉर सर्वाइवल, कि कहीं से वो नरिशमेंट ले, कहीं से ऑक्सीजन ले, कहीं अपना वेस्ट रिलीज करे। हवा में सेल तो फिर बैक्टीरिया की बात कर लीजिएगा। नॉर्मली सेल्स, हम जब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, यू नीड द सर्टेन मीडिया, तो वो यही मीडिया है। तो इसमें कुछ डेटा है, कोशिश करिए याद रहे आपको, कि जैसे वॉल्यूम की बात करें कि सीमेन का वॉल्यूम कितना होता है, औसतन 2 से 5 ml पर इजाकुलेशन। अगर इजाकुलेशन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वॉल्यूम बढ़ा होगा। तो इसलिए थोड़ा डेटा वेरी करता है, 2 से 5 ml पर इजाकुलेशन। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कलर, जो किताब में नहीं लिखी है, एंड दैट इज थोड़ा व्हाइटिश, लेकिन एकदम सफेद नहीं होता, व्हाइटिश ग्रीन, हल्का सा व्हाइट होता है, कभी कभी थोड़ा मटमैला जैसा भी लगता है। प्लस दूसरा शब्द है जेली लाइट, जेली लाइट, लेकिन ये लाइन आपकी किताब में नहीं, कलर का जिक्र नहीं किया। फिर एक शब्द आता है नेचर भी, इसका पता होना चाहिए आपको। तो वैसे तो यूजुअली हम लिख देते हैं नेचर इज अल्कलाइन, ये अल्कलाइन, लेकिन मैं चाहता था कि अल्कलाइन पढ़ें तो पीएच बताते चलें। केमिस्ट्री के आप लोग छात्र हैं तो पीएच का ज्ञान होगा। 7.2 से लेकर 8, ये इसलिए बताना जरूरी है कि आप 7 से ज्यादा ही रखिएगा, क्योंकि एसिडिक मीडिया में स्पर्म सर्वाइव नहीं करते। वैसे पूरी जूलॉजी में पीएच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूरिन का है, उतना इंपॉर्टेंट किसी का नहीं। तो यूरिन का आपने 6 पढ़ा था, एक ब्लड भी पढ़ा होगा 7.4, और ये सीमेन। और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट होता है, चलिए इतना गलत होता है जिसका अंदाजा आपको कभी होगा ही। 2-3 साल तैयारी करने के बाद भी लड़के को याद नहीं होता, क्योंकि वो कंफ्यूज रहता है। स्पर्म काउंट हमारे यहाँ पर 2 तरह से दिया जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक में एक ही तरह से लिखा है, तो आप एक डेटा याद कर लेते हो, दूसरा वाला डेटा छोड़ देते हैं। एक वैल्यू है स्पर्म काउंट की, सामान्य व्यक्ति में 200 से 300 मिलियन, 200 to 300 मिलियन पर इजाकुलेशन दिस, और लोग यही याद किए रहते हैं। और ये आप लोग की बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है कि आप डिजिट याद कर लेते हो, यूनिट छोड़ देते हो, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम। तो 200 से 300 लोग याद करते हैं, लेकिन क्या मिलियन, लाख, ये 10 लाख है, लेकिन कई बार बोल देते हैं 200 से 300 लाख पर ml, ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये वर्ड पूरा याद करिएगा, हर जगह कहीं भी आप याद कर रहे हो कोई भी ऐसी वैल्यू, तो प्लीज विद यूनिट याद करिए, बिना यूनिट। इसको दूसरी भाषा में भी एक पॉपुलर है, वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, लेकिन वो भी उतना ही पूछा जाता है। 60 से लेकर के 150 मिलियन, डेटा काफी वेरी करता है, लेकिन वो आगे यूनिट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पर ml। अब बच्चा जो पढ़े रहता है वही याद आंसर कर देता है, वो देखना ही नहीं चाहता कि पर ml पूछा जा रहा है या पर इजाकुलेशन पूछा जा रहा है। तो भैया इसको जरूर याद करिएगा, ऊपर के भले कुछ ना याद करिए। ये पर इजाकुलेशन का पॉइंट है। एक सवाल और है जिसको एनसीईआरटी ने छिपा दिया, पूछा जाता है कि स्पर्म रोज बनते कितने, क्योंकि छिपाया क्यों? जो पुरानी एनसीईआरटी थी 6 साल पहले, तो वहां स्पर्म लिखा रहता था कि पर डे ह्यूमन शरीर में कितने स्पर्म बनते थे, लेकिन वो डेटा गलत लिखा रहता था। उस समय लिखा रहता था कि हमारे शरीर में तकरीबन 10 to the power 12 से लेकर 13 स्पर्म पर डे बनते हैं। ये वैल्यू बहुत है, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, उसको आप गिन नहीं पाओगे।
तो ये गलत डेटा था, तो जब एनसीईआरटी को एहसास हुआ तो उसने हटा दिया, लेकिन सही वैल्यू नहीं। तो अगर आप उसे याद करना चाहते हैं कि सर कितने स्पर्म रोज बनते हैं, तो लगभग, वैसे तो ये आपके स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है, लेकिन 120 मिलियन स्पर्म पर डे बनते हैं। ये बात क्यों लिखा दी हमने? इसे लिखा है कि मान लीजिए आपने इजाकुलेशन 3 दिन लगातार हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, तो क्या अब संभव है 200 से 300 मिलियन पर? तब नहीं संभव। इसीलिए ये बात हटा दी, क्योंकि डेली इजाकुलेशन इज नॉट ए रूटीन पैटर्न। तो ये जो हम रूटीन पैटर्न पे बात करते हैं, उसकी 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन पे जो इजाकुलेशन हो रहा है उसका डेटा है। अब 120 मिलियन बनेगा और कई दो हम दिन में 3 बार इजाकुलेट करेंगे और हमारा डेटा ये चाहिए, तो कैसे हो सकता है? ऐसा भी होता है दिन में 2 बार इजाकुलेशन हो गया, तब क्या ये डेटा संभव है? नहीं संभव। तो इससे डेटा याद करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हम नॉर्मल हेल्दी लाइफ का डेटा बता रहे हैं, इन जनरल नहीं बोल रहे हैं कि जब कहो तो यही डेटा आपका। तो ये याद रखिएगा, लेकिन सर अगर ये याद रखेंगे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब ये याद हो जाएगा तो एक दूसरी वैल्यू बात की जाती है, और ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक सेंटेंस लिखा जाता है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। भाई स्पर्म काउंट का हम जिक्र जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम फर्टाइल हो सकें। नहीं तो स्पर्म नहीं होगा तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा, सांस तब भी लेंगे, दिल तब भी धड़केगा, हम बस पैदा नहीं कर पाएंगे। और एक लिविंग फीचर है हमारा, लिविंग वर्ड में पढ़ाया जाता है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्षमता होती है अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने, तभी हमारी लाइफ आगे बढ़ पा रही। तो इसमें कंडीशन रखी जाती है कि खाली नॉर्मल काउंट ही नहीं इंपॉर्टेंट है कि आपने स्पर्म एनालिसिस कराई और काउंट कहा भैया ठीक है हम बाप बन सकते हैं, ये हमने नहीं कहा। इसकी कंडीशन लिखी जाती है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% sperm must be of normal shape and size। क्योंकि जब हम स्पर्म काउंट गिनते हैं तो कई सारे ऐसे स्पर्म भी होते हैं उसमें जिसमें टेल ही नहीं। जब हम स्पर्म टिपिकल कहते हैं तो ये है ना, लेकिन जितने हमारे सीमेन में स्पर्म पाए जाते हैं सब ऐसे नहीं होते, कई मरे हुए होते हैं, कई के पास एक्रोसोम ही नहीं होता है, कई के पास खाली नेक होता है और हेड होता है, मिडिल पीस और टेल दोनों का है। तो यही बात कही जा रही है कि जो आप गिन रहे हो 200 से 300 मिलियन, तो उसमें 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। ये कंपलसरी है। ऐसे बहुत सारे पुरुष मिल जाते हैं जिनका स्पर्म काउंट तो नॉर्मल है फिर भी वो बाप नहीं बन पाते। When you become a doctor, you will see the semen analysis, so many variations are present in us. This is the reason for the sterility in the male and female both. क्योंकि स्टेरिलिटी के लिए जिम्मेदार सिर्फ फीमेल नहीं है। पहले की धारणा थी कि सिर्फ फीमेल जिम्मेदारी लेगी, मेल भी तो उतना ही जिम्मेदार है। तो ये आपके पास संख्या के साथ साथ ये भी डेटा चाहिए। प्लस अभी और बात कर रहे हैं, एंड एट लीस्ट 40% of them must have vigorous motility, बहुत भयानक मोटेलिटी होनी चाहिए। विगरस शब्द इस्तेमाल कर 60% मान लीजिए इसके ले लूं, अगर 200 मिलियन लूं तो कितने हुए? 120 हुए। उस 120 में से 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनके पास गजब की क्षमता होनी चाहिए, यानी 48 मिलियन। एटलीस्ट 40% ऑफ देम जो नॉर्मल शेप एंड साइज के, जिनका नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं, उनकी मोटिलिटी कैसे कल्पना कर सकते? मान लीजिए 40% मरे हुए हैं, 60% तो अच्छे से हैं,
तो जो अच्छे हैं उन्हीं में तो मोटेलिटी की बात करोगे, कि सब में मोटेलिटी की बात कर दो, खाली हेड है कहते देखें कितना मूव करते, काहे मूव करेगी। तो लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा कि जो आपका नॉर्मल स्पर्म काउंट है दिस, अगर आप चाहते हैं कि आप फर्टाइल हो, बाप बन सकें, तो कम से कम 60% स्पर्म इस संख्या में से नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, और उसमें से 40% जो नॉर्मल शेप एंड साइज के हैं उनके अंदर विगरस मोटेलिटी। हालांकि लोग कहते हैं सर 21 स्पर्म पर्याप्त है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, फिर भी इतना बड़ा डेटा क्यों कि आप कह रहे हो 120 मिलियन स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के, 48 मिलियन स्पर्म उसमें से सर विगरस मोटेलिटी। तो बहुत डिफरेंस है फीमेल। जैसे ही स्पर्म पहुंचता है फीमेल वजाइना में, उसकी लिम्फोसाइट तुरंत पहचान लेती है कि भाई ये तो बाहर वाली सेल है, तो मैक्रोफाजेस बहुत एक्टिव हो जाती है उस समय और जल्दी जल्दी स्पर्म को खाना शुरू करती है। अब अगर आपके अंदर मोटेलिटी नहीं होगी तो सब निपट जाओगे, गजब की मोटेलिटी होगी तो भागोगे किसी तरह, भागते 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 तब ऊपर जाओगे। तो अपने आप को बचाना भी है और जंग में जीतना भी है, क्योंकि सैकड़ों दौड़ रहे हैं। नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं होगा तो मोटेलिटी की कल्पना छोड़ दीजिए। सर ये खूब गलत होता है, चाहे जिस तरह से याद करिएगा बट करिएगा। और लड़का इसको जब याद करता है तो एक और स्वाभाविक गलती है, लड़का यहाँ 40 कर देता और यहाँ 60 कर देता, ये पलट देता है बेटा और याद कर लेता है कई बार ऑप्शन पढ़ते वक्त एटलीस्ट 40% स्पर्म मस्ट बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 60% ऑफ देम। और ऐसा खूब होता है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन पूरी हमको मिल जाती है, खाली एक डिजिट बदल जाती है। तो ध्यान रखिएगा नॉर्मल शेप एंड साइज वाला डेटा बड़ा है और मोटेलिटी वाला डेटा छोटा है। क्लियर? तो ये आपके पास स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया और सीमेन का डेटा। क्लियर?